साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज चैनल। आज मैं पहुंचा हूं एमआईएम के जिलाध्यक्ष एडवोकेट साजिद अली चौधरी के पास। तमाम सारे मुद्दे मेरे पास, चाहे वो कॉकरोच का मुद्दा हो, चाहे वो एथनॉल का मुद्दा हो, काफ़ी सारे मुद्दे आज मेरे पास हैं। और काफ़ी दिन के बाद, क्योंकि कल ओवैसी जी का भी प्रोग्राम हुआ है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके साथ आज मैं इनके साथ में हाजिर हूँ। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ रहा है, उस पर भी चर्चा होगी। तमाम सारे तीखे सवालों के साथ आज एडवोकेट साजिद अली चौधरी मेरे साथ हैं और मैं कोशिश करूंगा दर्शकों से कि जिस तरीके से मैं सवाल पूछता हूं, काफ़ी लोग मुझे प्यार देते हैं, उसके लिए सभी का शुक्रिया। और सबसे पहला सवाल और बड़ा सवाल, अध्यक्ष जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से अभी प्रोटेस्ट युवाओं ने किया, उन पर लाठियां भाजी गई, आखिरकार सरकार को बैकफुट का आना पड़ा, इस पे क्या कहेगा? बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भाई। अभी आपने एक सवाल किया कि जो प्रोटेस्ट काफ़ी दिनों से दिल्ली जंतर मंतर पर चल रहा था, वो प्रोटेस्ट देश के छात्रों का था, देश के नौजवानों का था, जो इस देश का भविष्य है। और वो देश का भविष्य अगर गड़बड़ हो गया तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ये आज जो जीत हुई है, जो देश के शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा है, वो नौजवानों की जीत है, उन छात्रों की जीत है जिन लोगों ने देश के लिए काम किया। और उस राज को खोलने के लिए जो समय समय पर जो है पेपर लीक हो जाते हैं, उसको आगे मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर कड़ा एक्शन लेगी और आइंदा जो है, जो छात्रों की मेहनत है वो खराब नहीं जाएगी और आगे कोई पेपर लीक नहीं हो। किसी की माँ के लाल को छीनना, किसी बहन के भाई को छीनना, किसी पत्नी के पति को छीनना, ये बहुत ही निंदनीय बात है। और वही काम हुआ अगर सरकार का अड़ियल रवैया था और उस अड़ियल रवैये की वजह से जो है इतना नुकसान हुआ। और मेरी तो सरकार से ये मांग है कि जो लोग इसमें चोटिल हुए हैं, जिनकी जानें गई हैं या जिन लोगों को नुकसान हुआ है, उन लोगों को सरकार जो है वो मुआवजा दे, या उन छात्रों के घर वालों को, परिवार वालों को नौकरी देने का काम सरकार करे। क्योंकि ये सरकार की विफलता है और सरकार की विफलता के कारण ही ये सब कुछ हुआ है। सरकार को अपना अड़ियल रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। शुरू में ही अगर जो उनकी माने थी उनको मान लेना चाहिए था। और यही लोकतंत्र है। अध्यक्ष जी, एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, अलीगढ़ का वीडियो है। वहां पर जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जो है उसके समर्थन में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहां पर एक पुलिस वाला जो है वो पिस्टल निकाल लेता है। क्या करें आप इसके बारे में? देखिए, आप देख रहे हैं कि आज मैं समझता हूं कि सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए कुछ ऐसे अधिकारी भी मैदान में आ गए हैं कि वो समय समय पर जो है ऐसी जो है उनके करतूत देखने को मिलती हैं, जिससे सरकार को शर्मसार होना पड़ता है। और यदि सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार लोग, सरकार में बैठे हुए कर्मचारी और अधिकारी यदि जनता के साथ में एक माहौल बना करके नहीं चलेंगे, यानी साथ लेकर के नहीं चलेंगे, तो देश तरक्की नहीं कर सकता। और अगर कोई अपनी मांग रख रहा है, कोई अपनी बात रख रहा है, तो ये लोकतांत्रिक अधिकार है, संविधान हमारा इसको जो है इजाजत देता है, तो इसमें जो है बुराई भी क्या है। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि इस तरीके से पिस्टल को निकालना, ये भी एक निंदनीय बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिस तरीके से सब पार्टियां जो है वो पूरी तरीके से ताकत उन्होंने झोंक दी है। एक मेरे पास सूत्र के मुताबिक ये भी खबर आई है कि आप भी चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा का, जिस तरीके से मुझे पता लगा है। तो कहां से चुनाव लड़ेंगे और क्या मुद्दे होंगे आपके? देखिए, जब राजनीति आदमी करता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में होता है कि चुनाव लड़ूं और सिस्टम में आऊं और सिस्टम के जरिए जो है वो जनता की सेवा करूं। क्योंकि कोई आदमी, मैं समझता हूं, कोई आदमी चाहे कि अपनी सारी मालो दौलत बेचकर भी अगर जनता की सेवा कर पाए, तो मैं समझता हूं कि वो नहीं कर पाएगा। लेकिन एक जनप्रतिनिधि को 5 साल का जो समय मिलता है, उसमें न जाने कितने लोगों का भला वो जनप्रतिनिधि कर सकता है। और मेरे भी मन में है, पार्टी का आदेश होगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने जो अमरोहा की नौगावा सीट है, उसको मैंने अपना कार्य क्षेत्र चुना है। यदि पार्टी का आदेश होगा तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा और वहां जनता की सेवा करने का काम करूंगा। बहुत सारे मुद्दे हैं नौगावा पर,
आप देखिए वहाँ ना कोई सरकारी डिग्री कॉलेज है, ना कोई ऐसा कोई सरकारी अस्पताल है। कहाँ गरीब जाएगा इलाज कराने के लिए, कहाँ मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा वहाँ पढ़ाने के लिए किसी बच्चे को भेजेगा, इतनी फीस देगा, इतना किराए में पैसे लग जाते हैं। तो वहाँ ऐसे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। सड़कों का हाल मैंने देखा वहाँ कि सड़कें बिल्कुल खस्ता हाल है, टूटी हुई हैं। जबकि 2012 में ये विधानसभा सीट जो है वो वजूद में आई, उस वक्त समाजवादी की सरकार थी और हमारे जिले में चारों विधायक समाजवादी के, दो कैबिनेट मंत्री भी थे उस वक्त। चाहते तो बहुत कुछ विकास हो सकता था और अपने नजरिए से किया भी होगा उन्होंने, लेकिन जो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा विकास हुआ है, जो काम होना चाहिए था, जो विकास होना चाहिए था क्षेत्र का, वो विकास नहीं हुआ। आज भी वहाँ मौजूदा हालात, जो मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं हमारे समरपाल जी, आप देखिए वो जनता के दुख दर्द में कहाँ जाते हैं। कभी कोई दावत किसी ने कर दी तो पहुंच गए, लेकिन दावतों से गुजारा नहीं होता। जनता के हाल को देखने जाने के लिए जाना पड़ता है कि जनता किस हाल में हमारी रह रही है। जिन लोगों ने हमें वोट दिया है, हमें सपोर्ट किया है, हम समय समय पर जाकर के उनके हाल जाने कि वो लोग किस परेशानी में हैं। आप खुशियों में तो शरीक हो जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप दुखों में शरीक हों तो वो बात सोचने की होती है। देखिए मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं, कहीं कहीं ऐसे तनाव भी पैदा हो जाते हैं और एक जनप्रतिनिधि का काम होता है कि दोनों पक्षों को बिठा करके जो है वो आपस में समझौता कराए, गले मिलवाए, प्यार मोहब्बत से वहाँ रहने की सीख दे ताकि लोग मोहब्बत से रह सकें। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वहाँ कहीं ना कहीं पक्षीय कार्रवाई होती है। मैंने कई मामलों में देखा है कि वहाँ पक्षीय कार्रवाई होती है। अब वोट तो देगा जो है एक समाज विशेष, आप उसकी सुनेंगे नहीं और वहाँ फिर वो है नुकसान की बातें चीज़ें होती हैं। अब ये चुनाव है, अब लोग जनता कितना सीखती है इन चीज़ों से, ये और सीखना भी चाहिए कि वहाँ बहुत चीज़ों की जरूरत है नौगांव में। बड़ा सवाल आपने मुझे इस अपने जवाब में दे दिया। नेताओं के बड़े बड़े दावे होते हैं चुनाव जीतने से पहले, आप भी उस तरीके की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ। मैं बैरिस्टर ओवैसी साहब का एक छोटा सा सिपाही हूँ, शौकत अली साहब का एक छोटा सा सिपाही हूँ, मेहताब चौहान साहब का एक छोटा सा सिपाही हूँ और मेरे नेता ने सिखाया है मुझे। आप देखिए हैदराबाद जाकर के जो उनका कार्य क्षेत्र है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया है, वहाँ देखिए जाकर के मेडिकल फैसिलिटीज क्या है वहाँ। आप देखिए एजुकेशन के जो का सिस्टम है वो क्या है, वहाँ बहुत सारे फ्री बच्चे पढ़ते हैं कहीं और बहुत सारी ऐसी वहाँ विकास देखिए, आप सड़कें देखिए वहाँ की, आप वहाँ की गलियां देखिए विकास के मामले में, और वहाँ माहौल इतना भाईचारे वाला माहौल है। तो ये सब चीजें मैंने अपने नेता से सीखी हैं, मैं देख रहा हूँ सारी चीजों को और मैं भी कोशिश करूंगा। अल्लाह ने मुझे इस लायक बनाया, जनता ने वहाँ की प्यार मुझे दिया और यदि मौका आता है और मैं इस लायक बन जाता हूँ तो आप देखना कि 5 साल में बहुत सारे काम ऐसे हो सकते हैं कि क्षेत्र की तस्वीर बदल जाती है। एक लास्ट सवाल आपसे कर लेता हूँ, टाइम का अभाव है लेकिन सवाल भी अच्छा है। अभी जो रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी है उसके ध्वस्तीकरण के लिए कोई आदेश वादेश बन गया था ऐसा बताया जाता है, लेकिन उस पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसे पुलिस रोक रही है प्रोटेस्ट करने से। और बड़ी बात यह भी है कि उसमें करीब 3000 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं और उस यूनिवर्सिटी को अगर जमींदोज कर दिया जाए या उसे ढा दिया जाए, जिसे बताया जा रहा है कि उसका नक्शा पास नहीं था, इस तरीके का कोई बताया गया, आप किस नजर से देखते हैं? 3000 बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला है। देखिए, शिक्षा संस्थान कोई भी हो, जब बन जाता है तो उसको सुचारू रखना चाहिए। उसके टूटने से नुकसान होगा, वहाँ जो आने वाली नस्लें हैं वो शिक्षा से वंचित रह जाएंगी यदि ऐसा होता है तो। लेकिन बड़ा सवाल इसमें यह भी है कि जिस वक्त ये यूनिवर्सिटी बनी थी, जो उस यूनिवर्सिटी के जिम्मेदार हैं, आप देखिए ताकत में थे, लेकिन वो ऐसी कमियां छोड़ करके चले गए ताकि दूसरे लोगों को मौका मिल जाए। अखिलेश यादव जी और उनके दिवंगत पिताजी वहां कई बार आए और मान लिया आजम खान साहब जो आज जेल में हैं, उनकी भी तूती बोलती थी। लेकिन आप ये देखिए, ये कहीं ना कहीं या तो जहां तक मेरी समझ है हमारे नेताओं ने इसके लिए आवाज उठाई है कि यूनिवर्सिटी ना टूटे। बैरिस्टर साहब ने आवाज उठाई कि यूनिवर्सिटी ना टूटे, हमारे शौकत साहब ने आवाज उठाई है प्रदेश अध्यक्ष ने, और
हमने सभी जिलाध्यक्षों के जरिए पूरी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिलाध्यक्षों ने तमाम जिलों के जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदया के नाम ज्ञापन भी सौंपा है कि यूनिवर्सिटी को किसी तरह का नुकसान न पहुंचाया जाए, ताकि यूनिवर्सिटी जो है वो भविष्य है, बच्चों का भविष्य है। और तालीमी इदारा कोई भी हो, किसी नाम से हो, जब देश पढ़ेगा तो तभी तो आगे बढ़ेगा। ये ऐसा जो बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन आप जब पढ़ाई के ठिकानों को खत्म कर देंगे, संस्थाओं को खत्म कर देंगे, तो फिर कहां से पढ़ेगा इंडिया और कहां से बढ़ेगा इंडिया। ये भी जो है सोचने वाली बात है। दूसरा, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जब सत्ता में रहते हुए, ताकत में रहते हुए ऐसी कमियां क्यों छोड़ी उन लोगों ने? या तो फिर वो राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते थे इसको, कि ताकि एक समाज विशेष को जो है भावनाओं में बहा करके फिर से वोट हासिल कर सकें। ये एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुसलमानों के नाम पर वोट लेने का काम करती है, दूसरी तरफ जो है एक समाजवादी पार्टी यहाँ है जो 4 बार सत्ता में रह चुकी है मुसलमानों के वोटों की बदौलत, और वो बार बार जो है ऐसे मुद्दे निकाल करके लाती है। कभी कहते हैं कि हम संविधान बचाने का काम करेंगे तो 37 सीट जीत करके आगे साहब वो संविधान बचाने के नाम पे। अभी कह रहे हैं वो लोग कि चुनाव साहब ये लास्ट चुनाव है, अगर फिर से बीजेपी आ गई तो चुनाव नहीं होगा। अब जौहर यूनिवर्सिटी वाला मामला आ गया, इसमें कहीं ना कहीं सपा और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कहीं ना कहीं दोनों की मिली भगत है। आपने देखा होगा कि अभी अखिलेश यादव जी को डिटेन कर लिया था दिल्ली में, तो तमाम समाजवादी के लोग सड़कों पर आ गए थे, तमाम हो हल्ला करना शुरू कर दिया था। आजम खान साहब एक लंबे समय से जेल में बंद हैं, उनके लिए किसी समाजवादी के किसी कार्यकर्ता ने, किसी नेता ने एक जुमला तक कहने का जो है, सड़कों पर तो आने की बड़ी बात, एक जुमला तक कहने की हिमाकत नहीं करी। आज मजलिस ने, आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने जब इस पर बोलना शुरू किया है, तो इससे उनकी नींद जागी है कि कहीं एमआईएम इसका क्रेडिट न ले ले। लेकिन हम हक बात करते हैं, क्रेडिट देने वाला खुदा है। तो ये लोग वहां कभी यूनिवर्सिटी पर पहुंच रहे हैं, कभी कहीं धरना दे रहे हैं, कभी कहीं धरना दे रहे हैं। ये तमाम तरह के जो मामले हैं, ये सपा और भाजपा की मिली भगत है, और ये जनता जान चुकी है कि आने वाली वक्त में जो है कि क्या इनका हश्र होने वाला है, क्योंकि इनकी पोल खुल चुकी है। तमाम सारे सवाल मैंने एमआईएम के जिलाध्यक्ष एडवोकेट साजिद अली जी से किए, उन्होंने बेबाकी से उनका जवाब दिया। दोस्तों, अगर हमारा ये इंटरव्यू आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को हमारी शेयर भी करिएगा। नमस्कार। क्या आपका परिवार पी रहा है सिर्फ पानी या सेहत का खजाना? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शुद्ध और स्वस्थ पानी पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। पेश है दक्षिण कोरिया की एडवांस टेक्नोलॉजी से बना लाइफ कोर वाटर आयनाइजर, AI पावर्ड आयनाइजर, प्लैटिनम कोटेड इलेक्ट्रोड्स और एडवांस्ड फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी के साथ। यह देता है विभिन्न pH स्तरों का पानी आपकी रोजमर्रा की जरूरतों के अनुसार। हाइड्रोजन रिच वाटर टेक्नोलॉजी और स्मार्ट ऑटो क्लीनिंग सिस्टम के साथ बेहतर अनुभव। विश्व के 50 से अधिक देशों में भरोसेमंद। अब आधुनिक तकनीक के साथ अपने परिवार को दें बेहतर पानी की सुविधा। लाइफ कोर 9000, 900, 5000 और 6000 सीरीज जैसे प्रीमियम मॉडल उपलब्ध। घर, ऑफिस और व्यावसायिक उपयोग के लिए उपयुक्त विकल्प। लाइफ कोर वाटर आयनाइजर, स्वच्छ पानी, आधुनिक तकनीक। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें एक्वा वाटर सोल्यूशन। मोबाइल नंबर 8979647180। पता है निकट सेंट मेरी रोड, नाईपुरा, गजरौला, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश। क्या आप भी अपने बिजली के बिल से परेशान हैं? तो आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन लाया है आपके लिए एक शानदार मौका। ना बैटरी की झंझट, ना बिजली की झंझट। बिना बैटरी के चलने वाला सोलर इन्वर्टर लगाकर आप अपने घर को एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी से रोशन कर सकते हैं और बिजली के बिल में अधिकतम बचत कर सकते हैं। ये इन्वर्टर आपको डायरेक्ट सोलर पैनल से बिना बैटरी के सोलर एनर्जी का पूरा फायदा उठाने का मौका देता है, जिससे न सिर्फ आपका बिजली का बिल कम होगा, बल्कि आप अपने एनवायरमेंट को भी बचा सकेंगे। ये इन्वर्टर
5 किलोवाट से 10 किलोवाट तक उपलब्ध है, जिससे आप अपने घर के बिजली से चलने वाले सभी उपकरण जैसे टीवी, पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन, एसी आदि को बिना बैटरी के डायरेक्ट सोलर पैनल से पूरे दिन आराम से चला सकते हैं। और हाँ, ये आपके घर पर लगे इन्वर्टर की बैटरी भी चार्ज करेगा। आज ये मौका जाने मत दीजिए, तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें। पता आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन, रेलवे ओवरब्रिज स्टेशन रोड, गजरौला। संपर्क 99273 46975। आपके गजरौला के यकबगड़ी में किफायती दामों पर बाउंड्री वॉल, पार्किंग बेंच, फिनिशिंग पॉल व किसी भी प्लॉट या खेत की बाउंड्री के सामान के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8468887097 और दूसरा है 9005582022। पता है इंडियन RCC बाउंड्री वॉल, नेशनल हाईवे 9, गुरुद्वारा के पास, यकबगड़ी, पोस्ट गजरौला, जनपद अमरोहा।